ग्रुप मोहित है कोई, मोहित पांडे। ये ग्रुप 7 ग्रुप लीडर कौन है? मोहित पांडे नहीं। वो यूनिट 5 पे किसने कहा था मटेरियल नहीं है? हाँ, यूनिट 5 पे आपने कहा था क्या? आप ही ने कहा था ना? क्या नाम है आपका? हैं? चंद्रांशु मिश्रा। यस, आपने इंटरनेट पे खोजा था? खूब मटेरियल है। मैंने यूनिट 5 में आज मटेरियल डाला, उसको देखा? टीचमेंट पे यूनिट 5 में मैंने मटेरियल उस पर डाला, देखा आपने? तो उससे आपकी आवश्यकता पूरी हो जा रही है, हैं? तो वो सब इंटरनेट से ही तो डाउनलोड किया हुआ है, वो आपको क्यों नहीं मिला? नहीं, वो देखिए, जब सेंस न समझ में आए तो और फाइल डाउनलोड। कुछ आप दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है इंटरनेट पे मटेरियल खोजने के लिए। एक तो एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए मालूम हो, जिससे कि आप सही फ्रेज़ बना पाएँ, जो गूगल सर्च में सही फ्रेज़ बना पाएँ। ये अभ्यास से आता है। इसके अलावा भी गूगल पे आप सर्च, एक फ़ाइल आपको मिल जाएगा कि हाउ टू सर्च ऑन गूगल। आप इसको, और वो सामने PDF लिख दीजिए, तो एक PDF फाइल जिसमें कि 15-20 रूल्स आपको मिल जाएगा, तो आगे चल करके आपको स्टडी मटेरियल ढूंढना आसान हो जाएगा। दूसरे, जैसे आपने कहा कि समझ में नहीं आया क्या अर्थ हम निकल रहा है टाइटल से या कंटेंट पढ़ने से, तो आप एक साथ 6, 7, 8, 10 फाइल डाउनलोड करिए। और प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तेज़ी से पढ़ते हुए कौन सा हमारे काम लायक है उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट करिए। यही इसी नाते हमने कहा था कि रीडिंग स्किल बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी रीडिंग जितनी अच्छी होगी उतनी तेज़ी से हम रिजेक्ट कर पाएंगे, या यह समझ पाएंगे कि कौन सा मटेरियल हमारे लिए रिलेवेंट है, कौन सा नहीं है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें मिल करके ही हमारे लिए सफलता या असफलता का निर्माण करती हैं। इस तरह से छोटे छोटे स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और ये सब लेक्चर से नहीं आ सकता है। लेक्चर कोई भी दे सकता है, आप भी बहुत अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक आप अभ्यास नहीं करते हैं आप सीख नहीं पाते हैं। और जब ये छोटी छोटी चीज़ें ही आप सीख लेते हैं तो आपको लगता है कि आपके अंदर बहुत बड़ी बड़ी क्षमताएँ आ गई। जैसे अपने मतलब के काम की चीज़ें गूगल पे सर्च कर लेना। कहने में तो सब लोग कहते हैं गूगल पे सर्च कर लो, कुछ भी मिल जाएगा। सबको नहीं मिलेगा, मिलेगा उसको जिसको खोजना आएगा। और मैं यही बता रहा हूँ कि खोजना कैसे आए, ठीक है ना? तो हमने काफ़ी मटेरियल यूनिट 5 पे आपको डाला है। वैसे यूनिट 5 का वो जो पोर्शन आप पूछ रहे हैं उसका एक समरी जो CSR कंपनी सेक्रेटरी का स्टडी मटेरियल 30 पेज का मैंने दिया है, 29 पेज का, उसके पेज नंबर 18 पर वो है। पेज नंबर 18 पे एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि ग्लोबल सिनेरियो में CSR का क्या इम्पोर्टेंस है, और आज के तारीख में इंटरनेशनल लेवल पे या ग्लोबल सिनेरियो में कौन कौन से डिफरेंट कोड्स हैं जो CSR को वर्ड ओवर गाइड करते हैं, ठीक है? तो क्रम आपका ये होना चाहिए कि कहीं से पहले समरी पढ़ लीजिए, जान लीजिए कि इस चैप्टर में है क्या, इसमें हमें जानना क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो वो बेसिक कंसेप्ट आपको मिल जाता है जो हमने आपको स्टडी मटेरियल दिया है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे 2 मटेरियल है, एक 29 पेज का है और एक शायद 38-39 पेज का है, या 30-32 पेज का है। तो जो पहले वाला है जिसमें केवल CSR यूनिट 1, यूनिट 3, 4, 5 CSR लिखा है, वो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। और उसी में कुछ हिस्से का बहुत डिटेल है दूसरे वाले CSR मटेरियल में। जैसे इंडियन कंडीशन में
या क्या क्या CSR के मॉडल्स हैं, उनको बड़े संक्षेप में दूसरे वाले मटेरियल में बड़े अच्छे ढंग से समझाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से सभी ग्रुप जब आपस में मटेरियल कंपाइल करने की कोशिश करेंगे तो उनको ये सब चैलेंजेस फेस करने होंगे। हमने जो आपको कंटेंट दिया है ग्रुप को, वो सीधा सीधा बेसिक कंसेप्ट नहीं दिया है। आपके कोर्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पढ़ना, खुद पढ़े बिना जिसको आप मास्टर नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, वो पोर्शन हमने ग्रुप को दिया है। बाकी कहानी की तरह से कंसेप्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बेसिक फीचर्स क्या है, प्रॉस एंड कॉन्स, ये सब कहानी या लेक्चर के रूप में किसी के द्वारा किसी को समझाया जा सकता है। वो हमने आपको समझाया बहुत अच्छी तरीके से, ताकि आगे की स्टडी आपके लिए आसान हो जाए। और यह जो ग्रुप असाइनमेंट हमने दिया है, जब आप ग्रुप में डिस्कशन करेंगे, मटेरियल कलेक्ट करेंगे, तो उस प्रोसेस में आप बहुत कुछ सीखेंगे। और कंसेप्ट जब सब लोग पढ़ के आपस में डिस्कशन करेंगे, उसका PPT बनाएंगे, तो बिल्कुल आपके दिमाग में वो पूरा चैप्टर एकदम से क्लियर हो जाएगा। ऐसा मेरा सोचना है। क्या आपको ऐसा लगता है? ऐसा होगा तभी जब आप मीटिंग करेंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे, लोगों को वर्क असाइन करेंगे, फिर मीटिंग में उसको रिव्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे, फिर उसको जोड़ के PPT बनाएंगे। PPT बनाने का काम बांटिए। सबसे बढ़िया तरीका है, कोई भी बड़ा से बड़ा काम करने के लिए आपस छोटे छोटे टुकड़े को, समस्या को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लीजिए और कई लोगों में बांट लीजिए। अब बांटने भर से काम नहीं चलेगा, उसका कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन वैसे तो सब मिल के ही करते हैं, लेकिन हमेशा हर ग्रुप में एक लीडर होना ज़रूरी है जो सबको कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर सके, गाइडलाइन प्रोवाइड कर सके। आपके ग्रुप में हर व्यक्ति लीडर है। लीडर का मतलब कि जो सबके लिए एक मुश्त साथ साथ सोच सके, वही लीडर है। केवल अपने लिए सोचना तो सब लोग सोच सकते हैं, लेकिन उस समूह के बारे में सोचना, जिस समूह से कोई बड़ा काम कराना है, यही लीडरशिप है। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में जितनी ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी वाले लोग होते हैं, उसके सफल होने की संभावना उतनी अधिक हो जाती है। इसी नाते कोई भी संस्था, यूनिवर्सिटी अपने बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करने की कोशिश करती है। यानी हर बच्चा क्लास में, एवरी स्टूडेंट शुड हैव लीडरशिप क्वालिटी। हाई स्कूल, इंटर में खाली कंटेंट समझ लिया, पढ़ लिया, एग्ज़ाम दे दिया, उतना से काम चल जाएगा। लेकिन यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहा है, डिग्री कॉलेज में जो पढ़ रहा है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी जब तक नहीं आएगी, तब तक वह समाज के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति केवल अपने लिए तो उपयोगी कभी भी, कहीं भी, कैसे भी हो सकता है, लेकिन समाज के लिए उपयोगी हो, इसके लिए उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी चाहिए। और लीडरशिप क्वालिटी लेक्चर से नहीं डेवलप हो सकता। जब हम ग्रुप में मिल करके काम करते हैं, खासकर टीम के रूप में, ग्रुप में काम करना एक बात है, टीम के रूप में काम करना दूसरी बात है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के लिए कि टीम के रूप में आप काम करना सीखें। टीम के रूप में और ग्रुप के रूप में काम करने में क्या मुख्य फर्क है? टीम सब के द्वारा कोई एक बड़ा लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करता है, और उसमें जब तक प्रत्येक व्यक्ति का 100% कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, कोई भी टीम सफल नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह जैसे IPL मैच चल रहा है, यदि हर प्लेयर टीम का अपना 100% नहीं देगा, तो टीम का जीतना संदिग्ध हो जाएगा। ऐसा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कोई ये नहीं सोच सकता कि अरे हम थोड़ा सा ढीले ढाले रहेंगे, वो देखा जाएगा, और लोग तो हैया हैं फील्ड में, तब नहीं काम चलेगा। हर आदमी को मोर देन 100% देना पड़ेगा, जितना दे सके वो, तब कोई टीम जीतती है। तो इस तरह से हमने बताया कि टीम जब
कोई अच्छी टीम बनती है तो साइनर्जी इफेक्ट होता है। साइनर्जी मतलब एक है, दो नहीं होता है, एक 11 होता है, लेकिन जब दो लोग टीम के रूप में काम करेंगे तब, है ना। या 5 लोग 6 लोग, वो 6 लोगों की ताकत के बराबर नहीं, 60 लोगों की ताकत हो सकती है। और यह जो एक्स्ट्रा 54 लोगों का ताकत जुड़ा, यही सिनर्जी है, इसी को सिनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो लीडर्स कैन क्रिएट सिनर्जी। ठीक है, तो आपके लिए एक वर्कशॉप की व्यवस्था मैंने की है। थर्सडे को अब वो करेंगे 12 से 2 घंटे। इसमें आपका 1 से 2 वाला पीरियड किसका है? थर्सडे को अंशु सर का क्लास उनका चल रहा है इधर रेगुलर? नहीं, ठीक है, तो हम बात कर लेंगे, या आप बता दीजिएगा, और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम भी रहेंगे ही थर्सडे को। तो आपको एक खास कर से ग्रुप में और प्रेजेंटेशन स्किल में क्या क्या ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट बातें ख्याल में रखना। वो मेधा वाले लोग आएंगे और वो इसमें एक्सपर्ट हैं, इसमें तमाम तरह की ट्रेनिंग देते हैं। शायद बहुत सारे लोग मेधा की कुछ प्रोग्राम से जुड़े भी होंगे, और वो लोग आपको प्रेजेंटेशन कैसे इफ़ेक्टिव ढंग से, प्रेजेंटेशन तो कोई भी कर सकता है, तुतला के, हकला के, रो के, गा के, लेकिन इफ़ेक्टिव ढंग से प्रेजेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम जब भी कोई पढ़े लिखे का मतलब है कि वो दुनिया से अलग होना, सबसे अलग होना, और सबसे अलग वही हो सकता है जो पूरी तरह से तैयार रहे, और तैयार होने के बाद उसमें से केवल इम्पॉर्टेंट चीज़ें, वो चीज़ें सेलेक्ट करे जो उसके प्रेजेंटेशन को यूनिक बनाने वाला है। तो पहला कंडीशन पूरा तैयारी, दूसरा कंडीशन प्रेजेंटेशन स्किल, और तीसरा कंडीशन मेहनत करके वो चीज़ें पिक एंड चूज़ करना और उनको एक प्रेजेंटेशन का रूप देना जो उनकी बात को प्रभावशाली ढंग से कह सके। प्रेजेंटेशन आखिर क्या है? प्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहना। प्रभावशाली ढंग से कहना मतलब, प्रभावशाली जुड़ जाने का मतलब जौन हम कहें तो उन मनवा लेना, स्वीकार करवा लेना। हम कहें कि ये दिन नहीं रात है तो कहें हाँ रतिये है। ऐसे तो होगा नहीं, डरा के धमका के ऐसे नहीं ना होगा, तर्क देना पड़ेगा। और तर्क कोई बुद्धू तो है नहीं यहाँ, तर्क हर आदमी अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा, तो मानेगा तभी जब आपकी बात में दम होगा। तो कम्युनिकेशन को हम परसुएशन भी कहते हैं, कि किसी को परसुएट कर लेना कि हम जो कह रहे हैं उसको वो मान जाए, स्वीकार कर ले। दिस इज कम्युनिकेशन, है ना। तो प्रेजेंटेशन भी यही है। प्रेजेंटेशन में हमेशा हमें बार बार प्रेजेंटेशन, हम भी जब बोल रहे हैं तो ये प्रेजेंटेशन है। आपसे कहेंगे आप मान लीजिए ऐसे ही हाथ आपको दिखा के आपसे मैंने कहा कि आप खड़े होइए और ये चीज़ बताइए, तो आप जब बोलेंगे तो वो भी प्रेजेंटेशन है। यानी आप हमें बता रहे हैं, और हम तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक हम आपकी बात से सहमत नहीं होंगे या कन्विंस नहीं होंगे। तो आप कन्विंस कैसे कर पाएंगे? हैं? जब आपकी बात हम समझ जाएं। आपकी बात हम तब समझेंगे जब आप पहले ही से कंसेप्ट समझे हैं, और दूसरी बात, आप उसको समझाने के लिए आपके पास शब्द है, वोकैबुलरी है, तौर है, तरीका है, मेथड है, ये सब आपके पास रहेगा तब ना समझा पाएंगे। तो यह सब प्रक्रिया, इसी को सामान्य तरीके से कहा जाए तो कम्युनिकेशन है, और प्रोफेशनल वे से कहा जाए तो प्रेजेंटेशन है। तो हम लोग सामान्य वाला स्थिति पार कर चुके हैं। बीकॉम में जो आप पढ़े प्रेजेंटेशन, वो कम्युनिकेशन था। अब यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है सब प्रेजेंटेशन है। यानी बात कठिन कहना है और उस कठिन बात को मनवा भी लेना है। एकदम से हलवा बात नहीं कुछ कहना है कि इस समय तेज गर्मी है और बाहर कड़ी धूप है, ये तो सामान्य बात हो गया।
कम्युनिकेशन। लेकिन यह कि इस समय न गर्मी है न धूप है, एकदम में से रात है, ये कोई मानेगा? लेकिन इसको मनवा लेना, ऐसा हो सकता है कि नहीं? मतलब अच्छा चलिए, इसको आप केवल एक उपमा के रूप में लीजिए, उपमा के रूप में। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें कि कारपोरेट गवर्नेंस अच्छा नहीं है समाज के लिए, कारपोरेट गवर्नेंस की कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बहुत सारी बुराइयां हैं, तो इसको कितने लोग मानेंगे? अरे है भाई, किताबियों में लिखा है, हम नहीं कह रहे हैं, किताबियों में लिखा है। आपके कोर्स में है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बुराइयां, है ना? देखिए आप कोर्स में अपने सिलेबस में देखिए, यानी हर अच्छी चीज का स्याह पहलू भी तो होता है भाई। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए हम लोगों को ठगने लगे। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि हम कह रहे हैं कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी प्लेसमेंट कंपनियां आजकल खुल गई है कुकर मुत्ते की तरह से। वो जैसे आप में से कोई भी ज़्यादा होशियार है तो एक ठो प्लेसमेंट कंपनी खोल लिया और कई कंपनियों से उनका लोगों को लगा के थोड़ा मोड़ा बतिया के वो क्या करता है कि अपना एक नाम रख लिया, धांसू प्लेसमेंट कंपनी ऑफ इंडिया। हाँ है, और वो लगातार बच्चों को ईमेल कर रहा है, टीचर्स को आ रहा है कि आपके कॉलेज में हम आकर के 200 बच्चों को सेलेक्ट करना चाहते हैं जिसका इनकम 50,000 रुपये पर महीना होगा। आप बच्चों को हमारा ये लिंक भेज दीजिए, हम उनको आधे घंटे गाइड करेंगे, उनसे बतियाएंगे। अब वो बतियाने के बहाने अपना विज्ञापन झोंकने लगते हैं, हमारे पास आइए, ये कोर्स है, वो कोर्स है, 5,000 रुपया लगेगा, 15 दिन में हम नौकरी दिला देंगे आपको। तमाम तरीके से वो आपको इंटाइस करेंगे। हाँ, आपको पैसा आपसे वसूलने के लिए तरह तरह की स्कीम बताएंगे। और बहुत सारे बच्चे, भाई बच्चों का दोष नहीं है, वो तो कोई भी आदमी जब तक धोखा नहीं खाता है तब तक हर चीज़ को सही मानता है। तो ये प्लेसमेंट वाले इस तरह से आते तो बहुत अच्छे मोटिव के साथ, पूछा जाए कि आपको क्या मिल रहा है? हमें, हम कुछ नहीं, समाज सेवा के लिए आए हैं, खाली है सोचे समाज सेवा कर दें। अब एक इस तरह से समाज सेवा के नाम पर बहुत सारी धोखाइल कंपनियां होती हैं कि नहीं होती हैं, धोखा देने वाले। तो इसी तरह से CSR in disguise, it is possible that some companies say कि हम वास्तव में अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर समाज को यह देना चाहते हैं, बट देयर इज सम हिडन एजेंडा। दे वांट टू गेट योर मोबाइल नंबर, दे वांट टू गेट योर ईमेल ID, दे वांट टू गेट योर आधार नंबर, एंड hence later on they start to blackmail you, or they want you to join some courses and to pay them. So many things happen. So in this way there may be some dark aspect of CSR as well, जो आप थोड़ी देर पहले नहीं समझ रहे थे, कहते ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन अब आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? So this way everything is presentation. हम अपना CV लिख रहे हैं, वो भी प्रेजेंटेशन है कि हम अपने को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। हम अपना बायोडाटा बना रहे हैं, वो भी प्रेजेंटेशन है। इनफैक्ट इन एनी सोसाइटी आवर मेन जॉब इज टू कम्युनिकेट एंड कन्विंस, टू कम्युनिकेट एंड परसुएड। हम केवल कुछ भी कह के भाई यहाँ आए हैं, हम कहें सब लोग पढ़ लेना, सब लोग कल क्लास में आ जाना, कह के चले गए, फिर सोचबे न करे कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। एक दूसरा एस्पेक्ट ये हो सकता है कि हम ये भी इंश्योर करें कि लोग आए, लोग पढ़ें, लोगों को टेस्ट दें, लोगों को टेस्ट करें कि हम जो कह रहे हैं वो हो रहा है कि दोनों में अंतर है कि नहीं है ना? तो एक बाद वाले में लीडरशिप क्वालिटी है, पहले वाले में ये सब नहीं है। तो जहाँ लीडरशिप क्वालिटी रहेगा वहीं रिजल्ट निकलेगा।
वहीं कुछ प्रोड्यूस होगा, वहीं कुछ कंस्ट्रक्टिव होगा, वहीं कुछ क्रिएटिव होगा। इसलिए क्लास में या ग्रुप में भले एक आदमी ग्रुप लीडर हो, लेकिन वास्तव में ग्रुप का हर व्यक्ति लीडर है, और हर व्यक्ति में जितना ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी होगा उतना ज़्यादा वो ग्रुप अच्छा ग्रो करेगा। जैसे लीडरशिप क्वालिटी का न होना, झूठा झूठा बात पे लड़ने लगे, तू ऐसे काहे कहे, हाँ हमारी बारी थी तो तुम अपना बारी काहे ले लिए, हाई हमको बनाना था तो तुम काहे बना दिए, झूठा लड़ाई कर रहे हैं। तो व्हाट इज दिस? लैक ऑफ लीडरशिप क्वालिटी। व्हाट इज लीडरशिप क्वालिटी? हर जगह एडजस्टमेंट करना, हर जगह रास्ता निकालना, हर जगह काम को और बेहतर कैसे कर सकें उसके लिए एक दूसरे को मदद करना, और ओवरऑल किसी की कमी को दिखाना उद्देश्य न हो करके, बल्कि कैसे छुपाना भी नहीं, कैसे कोई में कमी रह ही नहीं जाए, कैसे हम सब मिल करके ऐसे काम करें कि हमारी कमी भी अच्छाई में बदल जाए। दैट इज लीडरशिप क्वालिटी। एंड यह धीरे धीरे जब हम अभ्यास करते हैं, जैसे किसी खेल में पारंगत होना, किसी भी काम में, किसी भी जो स्किल, लीडरशिप इज आल्सो यू कैन से अ स्किल। कुछ किसी भी स्किल में पारंगत होने का तरीका क्या है? अभ्यास, 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 अभ्यास। तो लीडरशिप भी अच्छी क्वालिटी होना, यह भी अभ्यास पे निर्भर करता है। और आम तौर पर हम सब लोग खाली अपने ही घर में अपने ही किताब लेके खाली अपना ही पढ़ के अपना ही इम्तहान दे दिए तो लीडरशिप क्वालिटी नहीं आएगी। इसलिए स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी का एक उद्देश्य यह भी है कि छात्रों में पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, में लीडरशिप क्वालिटीज़ आए, वो समाज में अच्छे ढंग से कैसे इफेक्टिव ढंग से अपने को प्रस्तुत कर सकें, प्रेजेंट कर सकें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें, ऐसा स्किल भी डेवलप होना। तो ये संभव है कि नहीं है? हाँ, मान लीजिए हम कहें कि संभव है या नहीं है। इस वर्तमान व्यवस्था में सब अपने अपने ढंग से आते हैं, कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, साल साल भर ना आए कोई पूछने वाला नहीं है, इम्तिहान देने आएंगे, गाना लिख के पास हो जाएंगे। हाँ? या हाँ? अरे बहुत जने यही में 20% है। MCQ नहीं, अभी हम कल एग्जाम में ड्यूटी कर रहे थे तो वहाँ एक लड़के को देखे कि वो अपने ही कपिया पलट के 2 लाइन फिर यहाँ लिख रहा है, फिर पलट के फिर यहाँ लिख रहा है, फिर पलट के फिर लिख रहा है। तो हम बड़ा सोच में पड़े कि कुछ आगे बैठे थे तो देखे, हमको लगा कि कुछ रखा है कॉपी के बीच में और वहीं से चिट कर रहा है। गए पूरा सब झाड़ ओढ़ के देखे, कुछ नहीं था। तो हम कहे तुम ये काहे, क्या, कैसे कैसे नकल कर रहे हो पीछे पलट पलट के? कहा सर वही आंसरवा जो लिखे हैं वही दोहरा रहे हैं। तो याद नहीं है। हाँ, तो हमने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, इससे क्या फायदा होगा? कहा कि सर आ नहीं रहा है, जो एक ठो आता था वही सब 5 प्रश्नों में लिख देंगे। तो दे एक्सपेरिमेंट इन सो मैनी वे, ओके। एंड समटाइम्स की कुछ सवाल, कुछ बच्चे ऐसे कि सवालवा हर एकदम सवालवा दोहराते चले जाएंगे और जब 10-20 लाइन हो जाएगा पैरा बदल देंगे, फिर सवाल, फिर 10-20 लाइन हो गया पैरा, तो कहीं कहीं गुमराह करने के लिए कुछ हेडिंग डाल के बढ़िया सा उसको रंग लगा देंगे, हाइलाइटर वगैरह लगा के सजा देंगे, फिर वही सवाल पे सवाल 8-10 बार फिर लिख के फिर 1 पॉइंट दे दिए। नहीं भाई, नहीं देखते, साइन करते समय नहीं देखते हैं, लेकिन जब कॉपी जांचते हैं तो ये सब आता है ना, तो जब चेक करते हैं तो ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन चेक करने के अलावा भी हमने बताया ना कि इन्विजिलेशन में मैं भौचक्का रह गया कि आखिर पीछे रख के देख के क्या लिख रहा है। हम समझे चिट रखा है, लेकिन
प्रेजेंटेशन स्किल, यस। नहीं, वो पासिंग स्किल है। नहीं, आई डोंट नो पास हो जाएंगे कि चूंकि हम ही अकेले नहीं ना देखते हैं। नहीं, हम तो फेल कर देंगे, पिछुओं वाला काट देंगे नंबर, जो मिला था उसका भी नंबर काट लेंगे कि ये तो सब जगह ऐसे ही करता होगा। एनीवे, करता होगा या करती होगी, इट मे बी एनीबॉडी। तो ये बात कहाँ से आई थी? प्रेजेंटेशन। तो सो दैट इज नॉट प्रेजेंटेशन स्किल। सी एनी काइंड ऑफ चीटिंग, यू सी, जो भी हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, इसमें कहीं भी चीटिंग का कोई स्कोप नहीं है। चीटिंग की बात अगर की जाए तब तो फिर पढ़ने पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। पढ़ा करके यहाँ तो हम अपने अंदर स्किल डेवलप करने की बात कर रहे हैं ना, अपने अंदर कैपेबिलिटी पैदा करने की बात कर रहे हैं ना। यहाँ हम क्लास में क्यों आते हैं? अपने अंदर कैपेबिलिटी पैदा करने के लिए। पढ़ने को तो हम घरों में किताब पढ़ सकते हैं। यू सी, देयर आर सो मैनी। डिस्टेंस मोड पीजी होता है ना, आप करस्पॉन्डेंस से पीजी कर सकते हैं ना, हाँ ऐसा होता है। बट कैसे हो जाता है? किताब है, मैटर है, एनीबडी कैन रीड। देयर आर फ्यू सब्जेक्ट्स लाइक प्योर मैथमेटिक्स और सम अदर साइंस सब्जेक्ट्स which need some instructional guidance, but there are so many students who can read and understand anything because they have developed this skill, and they can master any kind of art and skill by just going through their own reading. So you already know that there are so many students who appear in IAS examination in absolutely new optional that they prepare only in 6 months and they stand atop also. दे टेल उन्होंने बीटेक किया या MBBS किया और IAS के एग्ज़ाम में हिस्ट्री ऑप्शनल लिया और टॉप कर गए, फर्स्ट पोजीशन। हाउ डज इट हैपन? ओनली 6 months एंड दे प्रिपेयर्ड द होल कोर्स इन सच, नॉट ओनली प्रिपेयर्ड बट दे ऑल्सो wrote the answer based on them in such a manner that was best of all. So it is nothing but reading skill that students can develop with time. जो जितना पढ़ेगा, जितना अभ्यास करेगा, उसके अंदर ये स्किल्स डेवलप होती जाएंगी। तो आज का हमारा जो कंटेंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है CSR इन इंडियन सिनेरियो, ठीक है। तो दरअसल हम अपनी किताब पढ़ेंगे जब इवोल्यूशन कैसे हुआ CSR का, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडियन सिनेरियो। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इवोल्यूशन जब आपने पढ़ा तो आपने देखा कि दरअसल भारत में तो अंग्रेजों का राज था। जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तो स्वतंत्रता के पहले 400 सालों से अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज अपनी शासन व्यवस्था चलाने के लिए बहुत सारे तौर तरीके, नियम कायदे बना रखे थे। जॉइंट स्टॉक कंपनी भी अंग्रेजों का ही देन है, उन्हीं के यहाँ इसका जन्म हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद बड़े पैमाने पर पूंजी में विनियोग और उस विनियोग का व्यापारिक तौर पर प्रयोग करने के लिए उन्होंने जॉइंट स्टॉक कंपनी का स्वरूप 16वीं शताब्दी में ईजाद किया। और वैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताएं आपको, बात आ गई तो अभी हमने इनकी किताब पढ़ी, युवान हरारी का नाम कितने लोगों ने सुना है? युवान नो हरारी। इस समय दुनिया में एक सबसे बड़े बुद्धिमान के रूप में इस व्यक्ति को देखा जा रहा है। मतलब हम उसको तो इस रूप में स्वीकार कर रहे हैं। इस परिणाम से दुनिया के सभी बड़े बड़े लोग उससे मिलना चाह रहे हैं, उससे बात करना चाह रहे हैं। अब तक इलॉन मस्क, फेसबुक वाला क्या नाम है उसका, मार्क जुकरबर्ग, और माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, इन सभी से उसकी घंटों बातें हो चुकी हैं, ठीक है। और भारत में भी वो आ चुके हैं और दुनिया के विभिन्न हिस्से में उनके लेक्चर्स हो रहे हैं। उनकी सबसे पहली किताब सन 2014 में आई जिससे वो पॉपुलर हुए, सैपियंस।
सैपियंस एक किताब है जो ह्यूमन का इवोल्यूशन इस पृथ्वी पे कैसे हुआ उसका उन्होंने, दरअसल वो एक प्रोफेसर हैं इजराइल के यूनिवर्सिटी में, वो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और वो उन्होंने बहुत लंबे अवधि तक शोध किया, अपने पूरी ज़िंदगी भर का उन्होंने निचोड़ कि इंसान का पृथ्वी पे उद्भव एवं विकास कैसे हुआ, इसको उन्होंने सैपियंस किताब में लिखी। और जब वो किताब आई समाज के सामने तो देखते देखते वो बिल्कुल रातों रात एकदम से चारों तरफ पॉपुलर हो गई। उसमें बहुत नए आइडियाज़ थे। उसके बाद भी उनकी 3-4 किताबें आई, जैसे 21 क्वेश्चंस फॉर 21st सेंचुरी, ठीक है, और इसी तरह की 4-5 किताबें उनकी जो खास करके मानव इतिहास क्या रहा है और भविष्य में मानव किस ओर जाने वाला है। हाँ, जैसे हम लोग अभी बातचीत करें, आपसे पूछें कि दुनिया में, जस्ट एग्जाम्पल हम देने के, ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं ताकि आप इस प्रोफेसर के सोचने का ढंग समझ पाइए, कैसे वो सोचता है, ठीक है। जैसे हम आपसे पूछें कि आज विश्व के सामने 3 सबसे बड़ी संकट क्या है, तो आप क्या बताएंगे? हाँ, इन्फ्लेशन, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन और कार्बन एमिशन, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, बेरोजगारी, ग्लोबल वार्मिंग। उन्होंने देखिए सिस्टमेटाइज ढंग से सोचना क्या होता है, आपने ये कहा, लेकिन आपने कभी इस पर बहुत सिस्टमेटाइज ढंग से सोचा नहीं है, इसी नाते सिस्टमेटाइज आपका जवाब भी नहीं आ पाया। इस आदमी ने सिस्टमेटाइज ढंग से सोचा और जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि आज की तारीख में विश्व के सामने 3 सबसे बड़ी समस्या है। पहली समस्या इन्वायरमेंट की समस्या, इन्वायरमेंट, चूँकि अगर हम नहीं चेते तो 50 साल के अंदर ही हम समाप्त हो जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग आज 1 पॉइंट से ज़्यादा बढ़ चुका है। जिस दिन 2 पॉइंट तक आ गया उस दिन लोग, ये पृथ्वी पे सब कुछ, ये हरियाली और ये सब कुछ ख़त्म होने लगेगा, आदमी मरने लगेगा। और ये अगर इसी स्पीड से अगर इन्वायरमेंटल डिप्लीशन होता रहा तो 50 साल के अंदर वो दिन आ जाएगा। तो आज की सबसे बड़ी समस्या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम न्यूक्लियर वार। तमाम आज न्यूक्लियर वार की स्थिति है। ये यूक्रेन और रशिया जिस प्रकार से लड़ रहे हैं और इन दोनों के पीछे बड़ी बड़ी हस्तियां लगी हुई हैं, पिछुआ से हथियार ले जाओ, मारो, ले जाओ, लड़ो, ये हो रहा है ना, और सब एक जान भी रहे हैं। तो दिस इज ऑल लीडिंग टुवर्ड्स न्यूक्लियर वार। बट ऐसा नहीं है कि 3 महीना पहले जाएं, जब यह यूक्रेन और रशिया के युद्ध नहीं था तब भी सबसे बड़ा जो एक रिस्क था न्यूक्लियर वार का था। और तीसरा सबसे बड़ा जो विश्व के सामने संकट है वो इसको क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजिकल, एक टेक्नोलॉजी जो दूसरे टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर रही है और इस तरह से नई टेक्नोलॉजी पुरानी को ऑब्सोलीट करती जा रही है। तीन ये, और इस तीनों के लिए उसने कहा कि इन तीनों को कोई एक देश अकेले सॉल्व कर ही नहीं सकता। ये तीनों समस्याएं ऐसी हैं जो सभी देशों या ज़्यादातर या बहुत जो बड़े बड़े देश हैं, जब तक वो मिल करके हाथ मिला करके यानी ग्रुप में इस समस्या को सॉल्व नहीं करेंगे तो ये सॉल्व हो ही नहीं सकता और इसका खामियाजा एक दिन भुगतना पड़ ही जाएगा। हाँ, अब देखिए उसके सोचने का ढंग की समस्याएं बहुत सारी हैं जो विश्व के सामने संकट के रूप में है, लेकिन ऐसी समस्या जैसे बेरोजगारी, फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सर्टेन कंट्रीज हु कैन सॉल्व देयर unemployment problem on their own in a very very effective manner, but these 3 problems
are not confined to the four walls of any country. Rather, it is already spread throughout. किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये तीनों ऐसी समस्याएं जो हमारे सामने सबसे बड़ी थ्रेड है। टेक्नोलॉजी का जैसे डिप्लीशन का बताया, क्या कहते हैं उसको, नाम हमें टर्म भूल गया। नहीं, एक मिनट। अरे चलिए हम बताएंगे। यानी ठीक उसका अर्थ वही है कि हर नई टेक्नोलॉजी जो पीछे की टेक्नोलॉजी को ऑब्सोलीट करती जाए, इसके लिए एक टर्म है। नहीं, हमें टर्म याद नहीं आ रहा है। नहीं, कौन इसको कहते हैं? टेक्नोलॉजी ऑब्सोल्यूशन। नहीं, एनीवे चलिए वो महत्वपूर्ण भी नहीं है, अर्थ सब लोगों ने समझ लिया। तो वो हम बताएंगे, आज से कल में बताएंगे। एक टर्म है, अक्सर जब हम टेक्नोलॉजी कहते हैं तो उस शब्द के साथ ही कहते हैं, है ना? नहीं, वो एक शब्द है जिसका मतलब है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो अपने पीछे वाली टेक्नोलॉजी को मार दे, समाप्त कर दे। नहीं भाई, अब वो हम बताएंगे, कल तक आ जाएगा दिमाग में। तो इस व्यक्ति ने सबसे बड़ी समस्या उस समस्या को माना जो किसी एक देश के हाथ में है ही नहीं, जो सब मिल करके ही सॉल्व कर सकते हैं। और फिर उसने अर्थ भी बताया, जैसे टेक्नोलॉजी आज बच्चों में सोचा कि क्या हम सीखें कि हम आने वाले समय में बहुत अच्छा कैरियर हो। ऐसे बहुत सारे, जैसे कभी सिविल इंजीनियरिंग होता था, जो पढ़ता था माना जाता था अरे इसको तो PWD में इंजीनियर बने, बड़ी पैसा कमाएगा। लेकिन ऐसा समय आया कि सिविल इंजीनियरिंग को कोई पूछने वाला, नौकरियाँ नहीं मिलेगा सिविल कर लिए तो। सो टुडे आल्सो समटाइम्स बैक कि कंप्यूटर जो सीख लेगा उसको बहुत अच्छा नौकरी, कंप्यूटर भी धीरे धीरे वो भी आप मोबाइल टेक्नोलॉजी आ गया। तो आज बहुत सारी चीज़ें जो आप सीख रहे हैं या ये सोचते हैं कि ये पढ़ने से हमको बहुत अच्छा रोजगार मिलेगा, nobody knows, maybe that you will get a good job on the basis of your study for the next 5 years, but what will happen after next 5 years nobody knows. So आज दुनिया में किसी के पास इस सवाल का जवाब है ही नहीं कि आज हम अपने बच्चों को क्या ऐसा पढ़ा दें, क्या ऐसा सिखा दें, क्या ऐसा स्किल उनमें डेवलप कर दें कि आने वाली ज़िंदगी उनकी एकदम से फुल प्रूफ हो जाए, उनका कैरियर एकदम से सेफ हो जाए। ऐसा इस सवाल का जवाब किसी के पास है ही नहीं। भविष्य में जॉब, अब जैसे वर्क फ्रॉम होम आया ना, अ न्यू कंसेप्ट, या और भी बहुत सारे, अब क्लास में क्लास ऑफलाइन क्लास ना हो कि मूक से पढ़ाई करेंगे, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, एक क्लास में 1 लाख बच्चे होंगे। हु हैड इमेजिन्ड अबाउट दैट? किसी ने सोचा भी नहीं था। बिजनेस करने वाला सोचे तो 50 बच्चों के हिसाब से एक क्लास, अब 500 बच्चे हैं तो 10 क्लास में तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। सब पैसा वैसा लगा के खोला, अब उधर से आ गया कि लो भैया ऑनलाइन क्लास 299 रुपया में। अब वहाँ ये सोचा था कि 10-10 हज़ार रुपया हर बच्चे से 1 साल फीस मिलेगा, यहाँ 299, अब 299 रुपया 10,000 रुपया। अगर दोनों में सर्टिफिकेट मिल रहा है तो कौन खरीदेगा? 299 वाला। 15 साल पहले करोड़ों अरबों लगा के मॉल बना, आ गया अल्टीमेट बिजनेस मॉडल। अब मॉल ही ऐसा जगह होगा जहां लोग आएंगे और उनकी हर समस्या का समाधान होगा, वन स्टॉप शॉप। 15 साल पहले लगा कि मिल गया, वो मेथड आ गया जिसका वास्तव में सदियों से इंतजार था। और वास्तव में अब इस मेथड से हर क्रय विक्रय, यानी एक्सचेंज से शुरू हुआ बार्टर से। बार्टर वाले कब वो सोचे होंगे कि एक दिन मॉल बनेगा, हुआ खरीदो चाहे ना खरीदो, दिन भर घूम सकते हो, वो भी एसी में। तो नया कंसेप्ट आया। जब मॉल में लोग पैसा लगाने के लिए उतरे तो हर बिजनेसमैन या हर इन्वेस्टर सोचा कि अब तो हम मालामाल हो जाएंगे। और 2 साल में जहां माल बनते बनते बन के खड़ा हुआ, तहां ई कॉमर्स आ गया। अब माल जाने की जरूरत नहीं है,
घर से ही ऑर्डर करो, घर से ही आ जाएगा और माल से सस्ता है। तो इसी आज अब वो माल जो इतना पैसा लगा के बना वो सब तो मुंह ताकते रह गए। हम तो इतना सोचे थे कि मिल गया, सदियों का समाधान मिल गया, लेकिन वो तो 2 साल भी नहीं चला। हाँ, आ गया ना। सो दिस वे इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और पीछे की चीज़ों को मारती जाए, वो इस्तेमाल करने लायक न रह जाए। अब मोबाइल, अब स्मार्टफोन आ जाने के बाद फीचर फोन की इस्तेमाल करने लायक रह गया? नहीं रह गया। दैट हैज़ बिकम रिडंडेंट, यूजलेस। हाँ, तो इस कदर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, यह आने वाले समय के लिए ह्यूमैनिटी के लिए बड़ा भारी खतरा है। 2 बात, और तीसरी और आखिरी बात जो युवाल नोह हरारी ने कही कि वास्तव में देखिए, इंसान का पृथ्वी पे पदार्पण करीब 75,000 साल पुराना है, 1 लाख से 75,000 साल पुराना, और 10,000 साल पहले से इंसान ग्रुप में रहना शुरू करता है। 10,000 साल, यानी इंसान के समाज के रूप में जो हिस्ट्री है वो 8 से 10,000 साल पुराना है। ठीक है, और उसमें से हमारे पास जो इतिहास मोहनजोदड़ो या जो खुदाई उदाई हुआ वो करीब 4 से 5,000 बीसी पूर्व, यानी करीब 6,000 साल पहले वो मोहनजोदड़ो सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के पहले भी 4,000 साल पहले से इंसान इस तरह से समूह में तो रहा, लेकिन उसका कोई ट्रेस नहीं है हमारे पास, कोई इतिहास या मोहनजोदड़ो का कोई लिखित एविडेंस नहीं है। जो में खुदाई में मिला और उसका जो इंटरप्रिटेशन जो हिस्टोरियंस किए, उसके आधार पे वो कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, क्या उनका धर्म था, क्या उनका ट्रेडिशंस थे, इस सब बारे में हम अनुमान लगाते हैं। तो युवाल नोह हरारी कहते हैं कि वास्तव में पृथ्वी पर जो सबसे पहले बहुत जो होशियार लोग थे, उन्होंने कहानी गढ़ना सीख लिया और कहानी गढ़ के वो तमाम लोगों से अपना काम कराने लगे। वर्तमान मैनेजमेंट क्या है भाई, कि हम लोगों को कैसे कन्विंस करके उनसे वो काम करा लें जो कराने से एक सामूहिक काम हो जाएगा। ठीक है, यही हम मैनेजमेंट कहते हैं ना, कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपुल। तो हरारी ने कहा कि वास्तव में इंसान कहानी बनाना शुरू कर दिया। जैसे कहानी, ये करेंसी एक कहानी है। करेंसी क्या है? करेंसी यानी उस पर लिखा है कि मैं धारक को 1,000 रुपया या उसके बदले इतने के बराबर मूल्य का सोना देने का वचन देता हूँ। कोई लेके चला जाए 1,000 रुपया, कहे हमको सोना दो, लिखे हो तुम, असाइन भी किए हो, तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। बैंक क्या है? बैंक एक कहानी है। बैंक यानी हर आदमी अपना अपना पैसा जमा करेगा और सबका पैसा मिला के बैंक लोन दे देगा। चूंकि बैंक ये जान रहा है कि सब जनी एक साथ थोड़ा आएंगे पैसा लेने, 10-10 रुपया 20-20 रुपया लेने आएंगे या 1,000, तो उनको दे देंगे, उनका काम चलता रहेगा। इधर तो सबका पैसा इकट्ठा करके हम लोन दे के कमाने लग जाएंगे, कमा रहा है। जिस दिन सब लोग बैंक पहुंच जाए अपना अपना पैसा निकालने, उस दिन बैंक फेल हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? रन ऑन द बैंक। ये पढ़ा भी होगा आपने, रन ऑन द बैंक। तो यह एक विश्वास पर आधारित, लोगों को विश्वास है कि बैंक फेल नहीं होगा। इस नाते बैंक में जाके चुपचाप अपना पैसा जमा करके चैन की नींद सोते हैं। नहीं तो पहले घर में गाड़ के रखते थे, अब उस पर ब्याज भी मिलता है। ब्याज क्यों? कि लोग 5% हम ब्याज ले हमसे और हम 15% पर उसको ऋण पे दें। तो बैंक दिस वे अर्न्स मनी। सेना क्या है? कहानी है। सरकार क्या है? कहानी है। अब इंसान की ऐसी कैपेसिटी थी कि वो कहानी समझ सकता है, समझेगा तब न विश्वास करेगा। नोट पे लिखा है, खाली कागज के टुकड़े पे हम लिख के दे दें कि इसको 10,000 रुपये का नोट मानो और जब मांगने आओगे तो 10,000 रुपये का हम रुपया दे देंगे, कोई मानेगा? कितनों गुरुजी दिन रात करता हो और पैर आगे छूता हो,
लेकिन कागज पे हम लिख के देंगे तो कोई नहीं मानेगा, नहीं ना मानेगा। लेकिन सरकार ऐसा करती है, या कोई कंपनी, टाटा, रतन टाटा का कोई बॉन्ड आ जाए कि आज पैसा 50,000 रुपया जमा करो, 10 साल बाद हम 2 लाख रुपया देंगे, तो वो बॉन्ड लोग खरीदने लगते हैं, बॉन्ड कहलाता है। सो अब 100 रुपये का नोट जो आपको लगता है, कोई कहे कि अरे मूर्ख, ये कागज़ का टुकड़ा, इस पर लिख दिया है कोई असाइन का, तुमको मालूम है कि ये जो लिखा है वो होशो हवास में था कि लिखा है और साइन किया है, जाओगे तो मिलेगा। अरे क्या बात करते हो, एकदम से मिलेगा। भारत में ऐसा होता है, अमेरिका में होता है, पाकिस्तान में होता है, हर जगह होता है। तो आप कन्विंस कर देंगे या कन्विंस हो जाएंगे। उन्होंने कहा इंसान में ऐसी क्षमता थी कि वह इस तरह से कहानी गढ़ के ऐसी तमाम आर्टिफिशियल एंटिटी क्रिएट कर लेता है। जैसे बैंक इज एन आर्टिफिशियल एंटिटी, ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल एंटिटी। उसका कोई वो व्यक्ति के रूप में, कंपनी का नाम है, वो आर्टिफिशियल है ना, वो वास्तव में है नहीं। तो उन्होंने कहा कि यह कंपनी कुछ नहीं है, कहानी है। और कहानी इंसान कहानी तमाम बातों में लिंक बैठा के कहानी को बना भी सकता है, समझ भी सकता है। लेकिन जानवर में ये क्षमता नहीं है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि इंसान के बाद सबसे जो होशियार जानवर है वो है चिंपैंजी। चिंपैंजी के पास दिमाग होता है, 10-12 साल के बच्चे के बराबर उसको दिमाग हमेशा होता ही होता है। बंदर के पास भी होता है। हाँ, बंदर भी हमने देखा कि कई बार देखा है कि कुत्ता जंजीर से बंधा है तो उसके पास जाके उसको थपड़ियाने लगता है, बैठ के उसके पास। उसको मालूम है कि खुल के भाग नहीं पाएगा, हमारे ऊपर हमला नहीं कर पाएगा। तो चिंपैंजी इज इवन मोर इंटेलिजेंट देन मंकी। उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया। 2 चिंपैंजी अलग अलग पास पास के पिंजड़े में थे। उसमें एक को सेब बहुत अच्छा लगता था और एक को केला बहुत अच्छा लगता था। तो दोनों को सेब और केला दोनों दिया गया, ठीक है। और दोनों आपस में अपनी आवश्यकता के हिसाब से, जिसके पास सेब आवश्यकता से अधिक है और वो केला पसंद करता है, तो वह सेब के बदले केला एक्सचेंज कर लेता था। मतलब उसको लगता था कि हाँ अभी नहीं मन कर रहा खाने का, आगे भूख लगेगा तो ये केला हमको अच्छा लगता है, तो ढेर वाला सेब दे के, और उसको सेब अच्छा लगता था वो ले लेता था। इसमें उन दोनों को लगता था सेंस है। लेकिन अगर चिंपैंजी को 100 रुपये का नोट उसको दे दिया जाए और फिर दूसरे को दिखा के कहे कि हमारे पास है नहीं सेब, तुम्हारे पास है, दे दो, तो वो मानेगा? क्योंकि वह नोट के पीछे की कहानी नहीं समझ सकता, उसके पास इतना इंटेलिजेंस नहीं है। अब इंसान इसी तरीके से, क्रिश्चियन ने क्रिश्चियनिटी बना दिया, एक ठो किताब छाप दिया बाइबिल की हम खाली बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी धर्म की किताब, most of them are story only, and these were the intelligent people who created beautiful stories, and people got convinced, therefore they started to follow everything given over there. यही हमारा धर्म है, यही हमारा नियम है, यही समाज, यही नैतिकता है, यही कर्तव्य है। अब नैतिकता कुछ भी अगर हम लोगों को कन्विंस कर दें कि मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल लोगों को कन्विंस कर दें कि गोमूत्र पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है। So just for example, there may be several examples. So people will discard all the hate about that. लोगों को उससे नफरत होती है आमतौर पर, लेकिन they will, वो दिमाग में आग बंद कर कहेंगे कि यही अमृत है। So this is the story. So Yuval Harari says that human, because being capable of creating a story, it become very powerful. ये पूरी दुनिया पर काबिज हो गया, पूरी दुनिया इसके हाथ में आ गई। मोस्ट ऑफ द थिंग्स, 99% जो बड़े बड़े हमारे काम हैं वो स्टोरी पर ही आधारित है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, गवर्नमेंट, करेंसी, IMF, IBRD, या देश का कंसेप्ट यूक्रेन, रशिया,
and a lot of big things are happening only behind the name of the country, behind the name of currency, behind the name of religion, behind the name of religion book, so many things. अब maybe हिजाब पहनना जरूरी है कि नहीं है? Somebody can say it is very necessary, somebody can say no, it is not necessary. There are stories behind it. People are creating story and fighting. They are not fighting behind any realistic things, and this capability is only in the hands of human being. Therefore इस कैपेसिटी की वजह से इंसान आज इतनी ऊंचाई पर पहुंचा जहां वो पहुंच सका। अगर उसके अंदर भी चिंपैंजी की तरह ये कैपेसिटी न होती तो जहां चिंपैंजी है वही इंसान भी होता है ना। सो ये हमने बताया इसलिए कि सोच, आइडिया, आइडिएशन, और किस तरह से विभिन्न हमारे जो इंस्टीट्यूशनल पैटर्न है, जो इंस्टीट्यूशनल मेथड्स हैं, वो किस प्रकार से हमें हमारे उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करते हैं, इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टॉप हियर, वी हैव ऑलरेडी क्रॉस 15 मिनट्स। सर अभी आए नहीं, सो आई स्टॉप हियर। तो आप ये कॉरपोरेट गवर्नेंस का इंडियन एनवायरनमेंट में क्या लीगल एस्पेक्ट्स हैं, इसको आज आप पढ़ के आइएगा। कल हम लोग फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक